आखिर यहाँ क्या हुआ, मुझे पूरी बात बताओ, शाही शेर ने कहा। शाही जूनियर ने अस्पताल में हुए चिरंजीवी कबीले के हमले से लेकर राज की मदद करने तक की पूरी कहानी बता दी। इसके बाद हत्यारे का हमला और राज के स्कूल से डिलीवरी के ऑफिस जाने की बात तक की सारी चीजें शाही शेर के सामने रख दी। फिर कैसे एक धुएं की गेंद ने राज को अगवा कर लिया और शैतानी कुत्ते ने उसका पीछा किया, ये सारी हाल ही की घटनाएं भी शाही जूनियर ने ठीक ढंग से बता दी। शाही शेर, क्या आपने वाकई चिरंजीवी कबीले से खजाना चुराकर वहां के लोगों को घायल किया है? अपनी बात खत्म होने के बाद शाही जूनियर ने पूछा। मैं भला ऐसी चीजें क्यों करूंगा? शाही शेर ने ना में सिर हिलाते हुए कहा। हाँ, कुछ दिन पहले मैं चिरंजीवी कबीले तक गया तो था। उसके कुछ दिन पहले मुझे एक अच्छा दोस्त मिला था। जब उसे पता चला कि मैं अपने ही जादू से घायल हुए लोगों को ठीक करने वाली जड़ी बूटी ढूंढ रहा हूं, तो उसने मुझे बताया कि मुझे चिरंजीवी कबीले का सतरंगा आजूफल इस्तेमाल करके देखना चाहिए। चिरंजीवी कबीला वैसे भी आत्मे पौधे उगाने में माहिर माना जाता है। जादूगरी की दुनिया में उनका नाम इसी कारण जाना जाता है। फिर मेरा वो दोस्त मेरे साथ चिरंजीवी कबीले तक गया। फिर उसने लोगों से पूछताछ की कि हमें सतरंगा आजूफल मिल सकता है या नहीं। हालांकि हमें मना कर दिया गया क्योंकि चिरंजीवी कबीले वालों के लिए सतरंगा आजूफल बेशकीमती खजाने की तरह था, जिसे वो बेचना नहीं चाहते थे। इसी बात से तंग आकर मैंने वहां से वापस आना बेहतर समझा और दूसरी जड़ी बूटियां ढूंढने लगा। शाही शेर ने अपने दिमाग पर जोर डालते हुए सोचकर कहा। अब शाही शेर को समझ आ रहा था कि जब वो और उसका दोस्त चिरंजीवी कबीले की ओर जा रहे थे, तब ही शायद चंद्र कबीले वालों ने उन्हें देख लिया होगा, और जब उन्होंने सतरंगा आजूफल चिरंजीवी कबीले वालों से छीना तो शाही शेर पर उसका इल्जाम लगवा दिया। चंद्र कबीले वाले सिर्फ और सिर्फ चिरंजीवी कबीले और शाही शेर के बीच झगड़ा करवा रहे थे, और शायद इसका फायदा उन्हें भी हो रहा था। जब तक मौत को खुद से न्योता नहीं दिया जाए, मौत आपके पीछे नहीं पड़ती। लेकिन शायद कुछ लोगों को ये इतनी सी बात समझ नहीं आती। चंद्र कबीले वालों ने भी ठीक ऐसा ही कुछ किया था, और शाही शेर से पंगा लेकर अब उन्होंने अपनी मौत को खुद ही न्योता दिया था। शाही शेर, अब हमें क्या करना चाहिए? वो लोग राज को उठाकर ले गए हैं, हम उसे कैसे बचाएं? शाही जूनियर ने पूछा। उसे लग रहा था कि राज को उसी की वजह से उठाकर ले गए थे, इसीलिए वो इस पूरी वारदात का जिम्मेदार खुद को मान रही थी। क्या तुम्हें पता है कि वो लोग उसे कहां ले गए? शाही शेर ने पूछा। शाही जूनियर को इसका जवाब नहीं पता था, इसीलिए उसने ना में सिर हिला दिया। उसने गेंद को एक दिशा में जाते हुए देखा था, लेकिन गेंद ने बार बार अपनी दिशा बदली थी। इसके अलावा उस गेंद ने अपनी एनर्जी को भी छुपा लिया था, जिससे उसका पता लगा पाना और भी मुश्किल हो गया था। अब उस गेंद को निकले भी काफी वक्त हो गया था, इसलिए उसका पीछा करने का भी कोई मतलब नहीं था। शाही जूनियर को अब राज की बहुत चिंता होने लगी थी, क्योंकि अगर उनके दुश्मनों को पता चल जाता कि उन्होंने जिसको उठाया है वो शाही कबीले का वारिस नहीं है, तो वो राज को रास्ते में ही मार डालेंगे। ऐसे में समय बीतने के साथ साथ राज पर खतरा भी बढ़ रहा था। इतनी जल्दबाजी मत करो, हमारे पास अभी भी मौका है। तुमने ही मुझे बताया था ना कि राज उस हत्यारे के साथी से मिलने जाने वाला था, हमें शायद उससे मिलने जाना चाहिए। थोड़ी देर सोचने के बाद शाही शेर ने कहा। जैसे ही शाही शेर ने अपनी बात पूरी की, शाही जूनियर का फोन बज गया। उसने अपना फोन निकाला और किस्मत से सौरभ का ही फोन आ रहा था। शाही जूनियर ने फोन उठा लिया। हेलो राज जी, मैं स्कूल के गेट पर पहुंच गया हूं, आप कहां हो? सौरभ ने कहा। शाही जूनियर ने तुरंत ही आसपास देखा तो एक बड़ी सी गाड़ी स्कूल के गेट पर खड़ी थी। सौरभ, मुझे तुम्हारी गाड़ी दिख रही है, मैं ही तुम्हारे साथ चलूंगी, शाही जूनियर ने कहा। फोन पर लड़की की आवाज सुनकर सौरभ चौंक गया। आप कौन? सौरभ ने पूछा। मैं राज की दोस्त हूं, जिसे चोट से मिलना है वो मैं ही हूं, शाही जूनियर ने जवाब दिया। इतना कहने के बाद वो शाही शेर के साथ गाड़ी के पास पहुंच गई। राज जी कहां है? शाही जूनियर और उसके साथ शाही शेर को देखकर सौरभ ने शक की निगाहों से देखते हुए कहा। राज को किसी जरूरी काम से निकलना पड़ा, इसीलिए वो हमारे साथ चोट से मिलने नहीं जा सकेगा। बाकी तुम इतना घबराओ नहीं, तुम्हें बस हम लोगों को चोर के पास लेकर चलना है।
आगे हम दोनों संभाल लेंगे, शाही जूनियर ने बहाना बनाते हुए कहा। शाही जूनियर की आवाज इतनी मीठी और बच्चों के जैसी थी कि उसकी बातों से कोई भी पिघल सकता था। इसीलिए सौरभ ने भी उसकी बात सुनकर हामी भरते हुए सिर हिला दिया। अब उसे किसी तरह का शक नहीं हो रहा था। उसने गाड़ी चालू की और वो सभी सीधा डिलीवरी ऑफिस की तरफ रवाना हो गए। चोर के चारों तरफ कड़ा पहरा लगा हुआ था। उसे एक तहखाने जैसी जगह में कैद करके रखा था। फिलहाल चोर अपनी ही उधेड़-बुन में लगा हुआ था। उसे लग रहा था कि अगर सौरभ के लोगों और उसके साथी के बीच लड़ाई हो चुकी होगी तो उसमें कौन जीता होगा। आखिर दोनों में से किसने किसको धूल चटाई होगी। क्या चंद्र कबीले वालों ने किसी को मदद के लिए भी भेजा होगा। अभी चोर अपने ख्यालों में डूबा ही था कि तभी किसी ने तहखाने का दरवाजा खोला। सौरभ शाही जूनियर और शेर के साथ अंदर आया। जिसने उस दिन मुझसे तलवार चोरी की थी वो यही है, सौरभ ने बताते हुए कहा। तुम्हारा बहुत शुक्रिया, अब मैं इससे निपटता हूँ, शाही शेर ने एकदम सामान्य आवाज में कहा ताकि सौरभ को कुछ गड़बड़ महसूस न हो। सौरभ ने बिना कुछ कहे ही अपना सिर हिलाया और तहखाने से बाहर चला गया और जाते हुए दरवाजा भी लगा दिया। जैसे ही सौरभ गया, शाही शेर ने अपनी उंगली उठाई और उसकी तलवार हवा में उड़ने लगी। उसकी तलवार से जोरदार रोशनी चमक रही थी। इतने में ही तलवार से जादुई किरणें निकली जिससे जासूसी और आवाज के सारे तार कट गए। जब चोर ने यह देखा तो उसे समझ आ गया कि अब कुछ तो बहुत बड़ा लफड़ा होने वाला है। चलो अब बताओ तुम कौन हो, कहां से आए हो और तुम यहां क्या कर रहे हो, शाही शेर ने धीमी आवाज में पूछा। अभी भले ही शाही शेर ने कुछ किया भी नहीं था, फिर भी चोर अंदर तक कांप चुका था। उसे घबराहट होने लगी थी। मेरा नाम भोलू है, मैं चंद्र कबीले की एक शाखा लुटेरा कबीला से हूँ। मुझे मेरे सरदारों की तरफ से आदेश मिला था कि मुझे शाही कबीले के वारिस पर नजर रखनी है। मैं तो बस एक छोटा मोटा लुटेरा हूँ। मेरे सरदार मुझसे जो कहेंगे मैं वही करता हूँ, बस इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं पता। भोलू ने बिना समय गवाए सब कुछ बोल दिया क्योंकि उसे अपनी जान पर मंडराता हुआ खतरा समझ आ रहा था। भोलू भी चंद्र कबीले से जुड़ा हुआ था और वो पिछले कुछ दिनों से शाही जूनियर की हलचल पर नजर रखे था। इसके अलावा वो कुछ दिन पहले चिरंजीवी कबीले भी गया था। अब शाही शेर को समझ आ रहा था कि जिसे उसने दोस्त समझा था उसी ने उसे चिरंजीवी कबीले के मामले में फंसाया था। शाही शेर को बात करने की ज्यादा तमीज नहीं थी और वो सीधी बातें कह देता था। उसे बातों में चाशनी घोलना नहीं आती थी। जब शाही शेर ने अपना जादूगरी का सफर शुरू किया था तब से ही वो कई विवादों में घिरा रहता था। इसीलिए शाही शेर हमेशा सिर्फ और सिर्फ अपने शरीर और अपनी ताकत पर और अपनी तलवार पर भरोसा करता था। लेकिन उसने एक व्यक्ति को अपना दोस्त समझकर उस पर भरोसा किया और आखिरकार उसके भरोसे से खिलवाड़ ही हुआ। आखिरी सवाल, ये चंद्र कबीला कहाँ है, शाही शेर ने पूछा। ये मसूरी के घने पहाड़ी इलाके में जंगलों के बीच बसा इलाका है। भोलू ने सारी जानकारी शाही शेर को दे दी। बहुत बढ़िया, शाबाश, चलो अब चंद्र कबीले की सैर पर चलें, शाही शेर ने शाही जूनियर की तरफ मुड़ते हुए कहा। शाही जूनियर ने चुपचाप अपना सिर हिलाकर हामी भर दी। दोनों वहां से चले गए। भोलू के शरीर से पसीना पानी की तरह बह रहा था। उसकी सांसें तेज चल रही थी। शाही शेर के सामने उसे हर पल बस यही लग रहा था कि किसी भी सेकंड उसकी मौत होने वाली थी। तहखाने के बाहर सौरभ शाही जूनियर और शाही शेर का इंतजार कर रहा था। हमें जिन भी सवालों के जवाब चाहिए थे वो हमें मिल गए। तुम्हारा बहुत शुक्रिया सौरभ, तुमने जो हमारी मदद की उसके लिए तुम्हारा जितना शुक्रिया अदा किया जाए उतना कम है। जैसे ये मामला खत्म होता है मैं तुम्हें इस मदद के बदले एक तोहफा जरूर दूंगी, शाही जूनियर ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे ऐसी भी कोई बात नहीं है, सौरभ ने कहा। अब हमें निकलना चाहिए, हमारे सामने अभी भी एक जरूरी काम बचा हुआ है, हम बाद में मिलते हैं, शाही शेर ने हाथ हिलाते हुए कहा। सौरभ ने सिर हिलाया और उन्हें जाते हुए देखने लगा। जैसे ही शाही शेर गया सौरभ अपना सिर खुजलाने लगा। क्या मुझ पर आज किसी ने जादू किया था? सौरभ को समझ नहीं आ रहा था कि वो कब से किसी की बातें इतनी मानने लगा था। इतना तो कोई बेटा अपने बाप की बातें नहीं मानता,
जितना सौरभ ने आज शाही शेर की मानी थी। पहले शाही शेर ने उससे तहखाने से जाने को कहा था, तो भी सौरभ ने चुपचाप वो बात मान ली। और अभी जब वो शाही जूनियर से बात कर रहा था, तब भी शाही शेर ने बीच में ही रुक जाने को कहा, तो सौरभ रुक गया। उसे तो वाकई अपने आप पर भरोसा नहीं हो रहा था कि कैसे उसने किसी अनजान शख्स की इतनी बातें मान ली थी। खैर, जो भी था, शाही शेर और शाही जूनियर अब राज को ढूंढने के सफर पर निकल चुके थे। अब उनके पास चंद्र कबीले का पता था। उन्हें बस जल्द से जल्द वहां पहुंचने की जरूरत थी और शाही शेर अपनी ताकत के बूते पर राज को छुड़ा पाने में कामयाब हो सकता था। लेकिन अगर वो समय पर ही नहीं पहुंच पाए और राज का सच सबके सामने आ गया, तो फिर उनके पास राज को भूल जाने के अलावा और कोई चारा नहीं था। दूसरी तरफ शैतानी जादूगर अलगू राज को लेकर बिना रुके ही काफी दूर तक उड़ता रहा। इतने में ही उसके सामने चिरंजीवी कबीले के कुछ लोग आ गए। अलगू के पीछे शैतानी कुत्ता भी पागलों की तरह पीछा करता हुआ आ रहा था। शाही जूनियर को हमारे हवाले कर दो, चिरंजीवी कबीले के लोगों ने गुस्से में कहा। चिरंजीवी कबीले के लोग लड़ाई करने में माहिर नहीं थे, लेकिन फिर भी आज वो काफी जोश के साथ खड़े हुए थे। पिद्दियों की फौज आई है, तुम लोग मुझे रोकना चाहते हो? अलगू पहले ही शैतानी कुत्ते से परेशान था, इसीलिए वो काफी गुस्से में था। और अब चिरंजीवी कबीले के कमजोर जादूगरों ने उसे रोककर उसकी ताकत को कम आंका था, जिससे उसका गुस्सा और बढ़ गया था। क्या शाही जूनियर और शाही शेर सही सलामत राज को वापस ले आएंगे? क्या राज फिर से किसी बड़ी परेशानी में पड़ने वाला है? चिरंजीवी कबीले के कुल 17 लोग मौजूद थे। उनके अंदर जोश और जज्बे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनके अंदर ताकत की कमी जरूर थी, जो कि ज्यादा बड़ी दुख की बात थी। 17 लोगों की कुल ताकत मिलाकर भी उनके अंदर किसी अलगू जैसे जोरदार दुश्मन का सामना करने की शक्ति नहीं थी। उनमें से कुछ लोग रैंक 3 पर थे, कुछ 2 पर और बाकी तो ना की गिनती में ताकतवर थे। इसके अलावा जादूगरों की दुनिया में चिरंजीवी कबीला अपनी कमजोरी के कारण भी काफी जाना जाता था, जिसका नमूना फिलहाल सामने था। ये 17 लोग मिलकर भी ठीक ढंग से चुनौती देने के काबिल नहीं थे। उनकी काबिलियत किसी चौथी रैंक के शैतानी जादूगर के आगे कुछ भी नहीं थी। ये वाकई हाथी और चींटी का ही मुकाबला था, जहां चींटियों की हाथी के सामने कोई हैसियत नहीं थी। ठीक तभी चिरंजीवी कबीले के अंकल दूर से दौड़ते हुए आए। उन्होंने अपने पैरों में नीले रंग के जूते पहने हुए थे, जो कि जादुई खजाना था। इसी जादुई खजाने की बदौलत वो अलगू और कुत्ते का पीछा कर पाए थे, यहाँ तक कि वो कुत्ते से थोड़ा आगे ही थे। जादुई खजाने की काबिलियत अलग ही थी। अंकल के पास ये सब इसलिए था क्योंकि उन्हें ही शाही जूनियर को पकड़ने के मिशन पर भेजा गया था। अंकल के नीले जूतों ने तो उनके पैरों में पंख ही लगा दिए थे। हाँ, वो बात अलग थी कि शैतानी कुत्ता अपना पूरा जोर लगाकर पीछा ही नहीं कर रहा था। इस स्तर के शैतानी कुत्ते के पास इंसानों से कम दिमाग नहीं पाया जाता था। जब उसने देखा था कि चिरंजीवी कबीले के अंकल और अलगू के बीच घमासान होने वाला है, तो वो खुद ही अपनी रफ्तार धीमी करके पीछे चलने लगा था। उसने अंकल को अपना प्यादा बना लिया था। वो थोड़ी देर तक तमाशा देखना चाहता था। इस कुत्ते ने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके अंकल को खुद से आगे निकल जाने दिया था। जाओ, हमला करो। उस धुएं के अंदर एक जादूगर है जिसने शाही कबीले की वारिस को पकड़ रखा है। उसे मजा चखा दो। अगर हम चाहे तो जीत सकते हैं। संगठन में शक्ति है। मैं तो आगे जा रहा हूं, तुम लोग भी अपनी पूरी ताकत लगाकर धावा बोल दो। जीत हमारी ही होगी। जैसे ही अंकल कबीले वालों के पास पहुंचे, उन्होंने जोरदार हुंकार लगाकर कहा। इसके बाद अंकल गुस्से से नीचे झुके और हवा में उछल गए। उनका शरीर गोल घूमा और किसी नुकीले सिंग में बदल गए, जो कि अलगू की तरफ तेज रफ्तार में बढ़ने लगा। अंकल ने अपना पहला वार ही जोरदार किया था। उन्होंने खुद को ही हथियार बना लिया था, क्योंकि वो जानते थे कि इतने ताकतवर दुश्मन के सामने छोटे मोटे हमले किसी काम के नहीं थे। इसके बाद बचे हुए 17 चिरंजीवी कबीले के लोगों ने भी अपने अपने हमलों को आजमाया।
कुछ लोग तीर चला रहे थे और कुछ जो काफी कमजोर थे वो हवा में उछल गए थे। लेकिन किसी को भी अपनी जान जाने का डर नहीं था। वो आज अपना सब कुछ झोंक देना चाहते थे। अपने कबीले की इज्जत की खातिर खुद को कुर्बान कर देने में किसी भी चिरंजीवी को झिझक नहीं थी। अंकल की बदौलत उनकी संख्या 18 हो चुकी थी और अब बचे हुए लोग भी हवा में उछल चुके थे। सभी हवा में काफी ऊपर होकर हमला कर रहे थे। उनके हाथ और कलाई हवा में थी जिनसे शक्तियां निकल रही थी। चारों ओर रंग बिरंगी रोशनियां उछल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी फेमस मूवी के वीएफएक्स देख रहे हो। आसमान में सिर्फ और सिर्फ रोशनियां दिखाई दे रही थी। हालांकि ये सिर्फ बस दिखावे के खेल बनकर ही रह गया। इतनी चमक दमक के साथ आंखों को तो सुकून मिला, लेकिन सारी कोशिश बेकार ही निकली। उन सब ने मिलकर अलगू को एक खरोंच तक नहीं पहुंचा पाई। अलगू जैसा का तैसा खड़ा था। इतने ताकतवर जादूगर के मुकाबले ऐसी कमजोर सेना का कोई अस्तित्व ही नहीं था। ये देखकर अलगू पागलों की तरह हंसने लगा। चिरंजीवी कबीले के लोगों के हमले अलगू के कवच में बस चिंगारी ही पैदा कर रहे थे। इसके अलावा अलगू ठस से मस नहीं हो रहा था। अलगू अपनी ताकत के चरम पर था। ऐसे में कोई ऐसा वैसा जादूगर उससे मुकाबला भी नहीं कर सकता था। उसकी काबिलियत का नमूना चिरंजीवी कबीले वालों के सामने आ चुका था। उन्होंने अपने दुश्मन को कमजोर आंक कर बहुत बड़ी गलती की थी, जिसका खामियाजा भी उन्हें भुगतना था। इसके बाद ग्रेविटी ने अपना असर दिखाया और चिरंजीवी कबीले के ये सभी लोग नीचे गिर गए। उनका तमाशा खत्म हो चुका था। उनके हमला करने का समय चला गया था। अब उनके दुश्मन के पास चाल चलने का मौका था। हालांकि शैतानी जादूगर अलगू ने तो इन दोनों पर कभी ध्यान ही नहीं दिया था। उसकी नजरें तो थोड़ी दूरी पर अटकी हुई थी, जहां से शैतानी कुत्ता आ रहा था। अगले 10 सेकंड के भीतर वो कुत्ता अलगू के एकदम पास पहुंचने वाला था। इसके पहले ही अलगू को अपना रास्ता साफ करना जरूरी था, क्योंकि वो उस कुत्ते से उलझने में समय नहीं बर्बाद करना चाहता था। अभी उसके पास और भी जरूरी काम था, वरना वो इस कुत्ते से भिड़ने में भी झिझकता नहीं। मुझे अगले 5 सेकंड में इन पिद्दियों से छुटकारा पाना ही होगा। अगर मैंने जल्दी नहीं की तो वो शैतानी कुत्ता मेरी नाक में दम कर देगा। मुझे कैसे भी करके शाही कबीले के वारिस को सरदार को सौंपना है। अब अपना कमाल दिखाने का वक्त आ चुका है, अलगू ने मन ही मन कहा। अलगू ने जोर से चीखा और उसके चारों तरफ की एनर्जी से एक भयानक विस्फोट हुआ, जो सैकड़ों रंग बिरंगी छोटी तलवारों में बदल गया। जाओ, अलगू ने धीमी आवाज में मंत्र पढ़ा और वो सारी रंग बिरंगी तलवारें भूखे सियारों की तरह चिरंजीवी कबीले के लोगों पर टूट पड़ी। एक के बाद एक शरीर के कटने और घावों के खुलने की आवाजें आने लगी। पलक झपकने के साथ ही कुछ थोड़ी ताकत वाले लोगों को छोड़कर चिरंजीवी कबीले के बाकी सभी लोग जमीन पर मक्खियों की तरह ढेर होकर पड़े थे। हर एक के शरीर में तलवार के कम से कम 10 घाव बने थे। चिरंजीवी कबीले के हौसले पस्त पड़ चुके थे। उनमें से करीब आधे लोग हार चुके थे। हालांकि चिरंजीवी कबीले जैसे कमजोर कबीले से यही उम्मीद थी। उनकी संख्या उनके काम नहीं आई थी। हाथी ने चींटियों को मसल कर रख दिया था, जबकि उसे इसके लिए बस जोर से सांस लेने जितनी ताकत का ही इस्तेमाल करना पड़ा था। इतने ताकतवर दुश्मन के आगे इतनी कमजोर सेना का यही हश्र होना निश्चित था। फिर भी चिरंजीवी कबीले के लोगों ने अपनी तरफ से पूरी जी जान लगाकर कोशिश की थी। उनके पैर 1 सेकंड को भी डगमगाए नहीं थे। इतने ताकतवर जादूगर के खिलाफ लड़ने का नतीजा यही होना था। चिरंजीवी कबीले के अंकल ने दांत पिसते हुए कहा। जादूगरी की 4थी रैंक हासिल करते ही तलवारों को जादू से काबू करने की काबिलियत आ जाती थी। अलगू 4थी रैंक को हासिल कर चुका था। अब वो किसी भी समय सिद्ध चक्र भी हासिल कर सकता था। संख्या में इतने ज्यादा होने के बाद भी उनके दुश्मन से उनका कोई मुकाबला नहीं था। उनके चिरंजीवी कबीले का सबसे ताकतवर शख्स अभी तक पहुंच नहीं पाया था। उसे अभी पहुंचने में और समय लगने वाला था।
इसीलिए उन्हें इस लड़ाई को तब तक जारी रखना था जब तक चिरकारी यहां पहुंच नहीं जाता। अरे नहीं! जैसे ही अंकल की नजरें काले धुएं पर पड़ी, उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। इतनी सारी तलवारें बनाने के कारण धुआं हल्का हल्का छट गया था, जिसकी वजह से अलगू का असली रूप सामने आ गया था। उसके शरीर पर लाल चमकीला कवच था। उसका चेहरा अभी भी धुएं से ढका हुआ था, इसलिए वो दिखता कैसा था ये किसी को मालूम नहीं था। हालांकि ये मायने भी नहीं रखता था। जो मायने रखता था वो था अलगू के पीछे मौजूद व्यक्ति। अलगू की लंबी सी पूंछ किसी हाथ की तरह किसी को पकड़े हुए थी। जो चिरंजीवी कबीले के अंकल ने सोचा था, उस हिसाब से तो ये शाही कबीले की वारिस शाही जूनियर ही होनी चाहिए थी, लेकिन अंकल की नजरों के सामने फिलहाल राज था। धोखेबाज, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और शाही जूनियर कहाँ है? अंकल ने राज की तरफ इशारा करके कहा। क्या? अंकल की बात सुनकर अलगू भी हैरान रह गया। उसने पीछे मुड़कर राज की तरफ देखा। पोपट हो गया, राज ने हंसते हुए कहा। राज ने कभी आसमान में उड़ने का सपना देखा था। आज उसका यह सपना पूरा हो गया था। आज वो बिना किसी हवाई जहाज के हवा में उड़ रहा था। भले ही राज ने अभी उड़ने के जादू में महारत हासिल नहीं की थी, लेकिन उसकी किस्मत ऐसी थी कि भले ही गलत इरादों के कारण ऐसा हुआ था, लेकिन फिर भी वो उड़ रहा था। राज के लिए सबसे खूबसूरत नजारा था। हालांकि राज ने कभी नहीं सोचा था कि उसे किडनैप होकर पहली बार उड़ने का मौका मिलेगा। आज हवा में पहली बार उड़ने के उसके इस अनुभव में कुछ चीजें ठीक नहीं थी। कुछ देर तक नजारे का मजा लेने के बाद राज अपने सपनों की दुनिया से बाहर आ गया और उसे सच्चाई का एहसास होने लगा। सपना सुंदर था, लेकिन सच्चाई डरावनी थी। तो तुम शाही कबीले के वारिस नहीं हो? अलगू ने शक करते हुए पूछा। राज ने मजाक के अंदाज में जोर से हंस दिया। अगर तुम शाही जूनियर नहीं हो, तो जब मैंने शाही कबीले का वारिस चिल्लाया था तो तुमने अजीब ढंग से रिएक्ट क्यों किया था? अलगू ने चिढ़ते हुए कहा। थोड़ी देर रुकने के बाद राज दोबारा हंसने लगा। असल में राज ने उस समय तुम कौन कहा था और इतने में ही उसे अगवा कर लिया गया था, क्योंकि अलगू को लगा कि उसने हामी भर दी थी। टारगेट में कुछ गड़बड़ है, वापस चलो, चिरंजीवी कबीले के अंकल ने जोर से चिल्लाकर कहा। अंकल को धोखेबाज राज से कोई मतलब नहीं था। अगर उसकी जान भी चली जाती है तो भी अंकल को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। उन्हें सिर्फ और सिर्फ शाही जूनियर चाहिए थी। कुछ सेकंड के लिए तो अलगू एकदम अपनी जगह पर जम सा गया। ये तो बढ़िया था, ये तो बहुत ही बढ़िया था। अचानक ही अलगू पागलों की तरह हंसने लगा। किसी को नहीं पता था कि वो किस बात पर हंस रहा था और फिलहाल हंसने लायक क्या था। तलवार। ठीक तभी राज ने अपनी जेब में से तलवार तिलिस्म को एक्टिवेट कर लिया। अभी तक अलगू उसे बहुत कसकर पकड़े था। राज ने उसकी पकड़ ढीली करने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन वो नाकामयाब रहा था। हालांकि जैसे ही अलगू का ध्यान बटा, राज ने मौके का फायदा उठाते हुए तलवार तिलिस्म का इस्तेमाल कर लिया। जैसे ही तलवार तिलिस्म एक्टिवेट हुआ, एक तलवारधारी योद्धा राज के पीछे दिखने लगा, जो कि अलगू को लगातार घूर रहा था। इसके बाद राज का इशारा मिलते ही उस योद्धा ने अपनी तलवार से अलगू की पूंछ पर हमला बोल दिया। उस समय के लिए तलवार इतनी चमक के साथ चमकी कि अलगू को इस संसार में बस वो तलवार ही दिख रही थी। तलवार तिलिस्म जादूगरी और तिलिस्म की दुनिया का सबसे बेहतरीन तिलिस्म माना जाता था। हालांकि इस तिलिस्म को बनाने वाले के पास जादूगरी की इतनी काबिलियत नहीं थी। उसने अपने समय में सिद्ध चक्र हासिल नहीं किया था, इसीलिए उसका तिलिस्म भी बस तीसरी रैंक के जादूगर पर ठीक ढंग से असर कर सकता था। हालांकि अलगू ने फिर भी तलवार के हमले को कमजोर नहीं आंका। भले ही ये तिलिस्म बस तीसरी रैंक तक के लिए था, लेकिन इसकी काबिलियत को कमजोर नहीं आंका जा सकता था। ऐसे में अगर अलगू इस हमले को नजरअंदाज कर देता तो उसे शायद बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता था। क्या राज का हमला बेकार चला जाएगा?
क्या राज की जिंदगी पर मौत का साया मंडरा रहा है?